हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो सेशन की। बोला अहमद तिनुबू इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बोला अहमद तिनुबू किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शंस हैं सूडान, टर्की, नाइजीरिया या फिर बुर्किना फासो। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been recommended by the Public Enterprises Selection Board panel to be the next chairman and managing director of Container Corporation of India? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा किसकी सिफारिश की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, संजय स्वरूप। आपको जानना चाहिए संजय स्वरूप, ये दिल्ली बेस्ड कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर्ड जिसे आप बोलते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा। ये एक PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपेक्टेड हैं कि बन जाएंगे, क्योंकि इनका जो नाम है ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB पैनल ने रिकमेंड किया है। फिलहाल ये इसी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि कॉनकॉर्ड में डायरेक्टर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड ऑपरेशन के तौर पर कार्यरत हैं। आपको बता दें, फ़िलहाल कंपनी के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम V कल्याण राम है और इनका जो टर्म है ये 30 सितंबर 2023 को एंड हो जाएगा। On June 7, the cyclone in the Arabian Sea intensified into a very severe cyclone. What is the name of this cyclone? 7 जून को अरब सागर में उठा चक्रवात तीव्र होकर अत्यंत गंभीर चक्रवात में बदल गया। इस चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बिपरजॉय। आपको जानना चाहिए साइक्लोन बिपरजॉय ये अरेबियन सी में उठा है और फर्स्ट स्टॉर्म है ये इस साल का, जो कि अरेबियन सी से जनरेट हुआ है और काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया है और वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में ये तब्दील हो गया है। और ऐसा ही बताया जा रहा है, जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि माइल्ड मॉनसून की शुरुआत हो सकती है केरल से कुछ ही दिनों बाद। आपको जानना चाहिए जो ये बिपरजॉय जो ये साइक्लोन है, इसका ये जो नाम है ये बांग्लादेश कंट्री द्वारा सजेस्ट किया गया है और इसका मतलब होता है डिज़ास्टर या फिर कैलेमिटी। अच्छा, मई के महीने में एक टाइफून आया था, इसका नाम है मावार, या फिर फिलीपींस में इसको नाम दिया गया टाइफून बेटी। तो इसने फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, गुआम, नदर्न मैरियाना आइलैंड्स, फिलीपींस, ताइवान और जापान, इन सभी को हिट किया। और ये जो नाम है मावार, ये मलेशिया द्वारा दिया गया है, जिसका नाम रोज़ है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो या और कोई भी हो, ये साइक्लोन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। एज पर ब्रांड फाइनेंस विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया? ब्रांड फाइनेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, टाटा ग्रुप। आपको जानना चाहिए कि ब्रांड फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि 26.38 बिलियन $, के साथ टाटा ग्रुप ये मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है इंडिया में। जो इसकी वैल्यू ग्रोथ है ये 10.3% जो है बढ़ी है 2023 में एज़ कम्पेयर टू
2022। और टाटा ग्रुप इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है या इंडियन ब्रांड है जिसके वैल्यूएशन 25 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की है। टाटा ग्रुप इज़ द ओनली इंडियन ब्रांड टू फीचर इन द टॉप 100 ऑफ द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023। इसमें बताया गया है कि इन्फोसिस दूसरे नंबर पर है 13 बिलियन US डॉलर के साथ। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC आता है 9.7 बिलियन US डॉलर के साथ। अगर हम बैंक्स में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हाईएस्ट ब्रांड वैल्यू है इसकी 7.33 बिलियन US डॉलर की। इसके बाद HDFC बैंक और फिर ICICI बैंक आते हैं। Which Asian country has signed 2 financing agreements totaling 858 million US डॉलर with the World Bank to enhance climate resilient agriculture growth and road safety? किस एशियाई देश ने कृषि विकास और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के साथ कुल 858 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। आपको जानना चाहिए बांग्लादेश और वर्ल्ड बैंक ने 2 फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स साइन किए जिनकी वैल्यू 858 मिलियन US डॉलर की है। इसका मकसद रहेगा बांग्लादेश में क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी एंड रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल इंडिया और वर्ल्ड बैंक या इंडिया या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्हीं के क्वेश्चन आ जाएं। आस पड़ोस की जो हमारी कंट्री हैं इनके भी आ जाते हैं यदि इस तरह के बैंक के साथ उन्होंने कोई फाइनेंसिंग एग्रीमेंट किया हो। बांग्लादेश के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं फिर से, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट अजय बंगा है। चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल है। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। स्थापना आप सभी जानते हैं जुलाई 1944 में जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी दौरान हुआ। US, जापान, चाइना, जर्मनी एंड UK मोस्ट वोटिंग पावर है इन सभी कंट्रीज़ की वर्ल्ड बैंक में। और इस बैंक का मकसद है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोन प्रोवाइड कराना ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। और इस तरह का पहला लोन फ्रांस को दिया गया था 1947 में। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व प्रत्यायन दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है जून 9। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड एक्रीडेशन डे ये एक एनुअल ग्लोबल ऑब्जर्वेंस है 9 जून को मनाया जाता है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द रोल ऑफ एक्रीडेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। ये जो वर्ल्ड एक्रीडेशन डे है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडेशन कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल एक्रीडेशन फोरम के द्वारा। 2023 में इसका थीम रहा एक्रीडेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व्ड? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है जून 8। देखिए वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में इसका थीम है प्रोटेक्ट योर सेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। ब्रेन ट्यूमर, अब देखिए जो कैंसर टाइप होते हैं या इस तरह के ट्यूमर होते हैं जो सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसके कारण होते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब ट्यूमर बड़ा होगा तो उससे प्रेशर पड़ेगा ब्रेन पर, है ना, और बॉडी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप इज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? कौन सा भारतीय स्पेस स्टार्टअप दुनिया का पहला बहु सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह बना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है क्लेक्स आई। देखिए IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप, इसका नाम क्लेक्स आई है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहा है जिससे कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम कैमरा है ना, इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम कैमरा को यूज़ करेंगे जिसके तहत जो स्पेस से जो इमेजेस हैं, है ना, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में या फिर इनलार्ज होकर जो है देख पाएंगे। ये स्टार्टअप जो है अपनी फर्स्ट सैटेलाइट जिसका नाम दृष्टि मिशन है इसको नेक्स्ट ईयर लॉन्च करेगा। गैलेक्साई इज वर्किंग ऑन डेप्लॉइंग अ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन विद द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंसर बेस्ड ऑन डेटा फ्यूजन टू प्रोवाइड द मोस्ट comprehensive imagery data set from space. Which company signed an MOU with Air Jaldi Networks to provide internet access for underserved communities in Indian states? किस कंपनी ने भारतीय राज्यों में वंचित समुदायों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने के लिए एयर जल्दी नेटवर्क के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट।
आपको जानना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी एक लीडिंग इनोवेटर एंड इम्प्लीमेंटर है टेक्निकली एंड इकोनॉमिकली वायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस फॉर रूरल एरियाज। इन दोनों ने जो है एक 3 साल का MOU साइन किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी ने। और ये जो MOU साइन है इसका नाम रहेगा कंटेंटफुल कनेक्टिविटी। तो इस प्रोग्राम का मकसद है जो रूरल रीजन है भारत में जहाँ पर इंटरनेट की पहुँच इतनी नहीं है, ठीक है, जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ तक इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराना। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI हैज़ एंटर्ड इनटू एन MOU विद विच बैंक फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSMEs। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSMEs को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी HDFC बैंक है। आपको जानना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया HDFC बैंक के साथ। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSMEs। इस MOU के तहत जो SIDBI और HDFC बैंक हैं ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे, साथ में काम करेंगे और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो उन सभी कस्टमर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आते हैं। SIDBI के बारे में बात करते हैं। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चेयरमैन एंड MD शिवा सुब्रमण्यम रमन है। According to the tracking SDG7, the Energy Progress Report, how many people worldwide lack access to electricity? ट्रैकिंग SDG7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने लोगों के पास बिजली की सुविधा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी है 675 मिलियन। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रैकिंग SDG7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में लगभग 2.3 बिलियन लोग अभी भी पोल्यूटिंग फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए और 675 मिलियन जो पीपल हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर इसी करंट रेट से चलते रहे तो 2030 तक 660 मिलियन पीपल ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी होंगे और 1.9 बिलियन के पास क्लीन कुकिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। और 2030 तक ही हमें जो है हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव करने हैं जिन्हें 2015 में सेट किया गया था। ये रिपोर्ट जैसा मैंने आपको पहले बताया 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च की गई। कौन कौन सी हैं? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, UN स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि अगर वर्ल्ड अपने ट्रैक पर नहीं आया तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, ठीक है, ये हम अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 किससे संबंधित है? एंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। विच ऑथर वॉन द 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज? किस लेखक ने 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है पैटरसन जोसेफ। देखिए ऑथर है पैटरसन जोसेफ। ये 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज के विनर अनाउंस किए गए हैं अपने डेब्यू नोवेल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेटियस सैंचो। आपको जानना चाहिए जो ये RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज है ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि डेब्यू राइटर को दिया जाता है जो अपनी पहली पुस्तक लिख रहे हैं और उनकी एज 50 या उससे ज़्यादा की है। The central government has agreed to sanction rupees 12,911 crore to which state for completing the first phase of पोलावरम प्रोजेक्ट? केंद्र सरकार पोलावरम परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए किस राज्य को 12,911 करोड़ रुपए मंजूर करने पर सहमत हुई है? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन से तो आपको समझ में आ गया कि पोलावरम प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को 12,911 करोड़ रुपए सैंक्शन करने जो है हामी भर दी है या फिर एग्री हो गए हैं। किसके लिए? पोलावरम प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने के लिए। जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के इलूरू डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई एम अदियार इज मी कैंपेन? किस बैंक ने आई एम अदियार इज मी अभियान शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी फेडरल बैंक है।
देखिए फेडरल बैंक जिसके एमडी एंड सीईओ श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स अलुवा कोची केरल में है। इन्होंने इस बैंक ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, जो अपनी बैंक ब्रांच है, एंटायर बैंक ब्रांच जो है उसको जो लोकल स्टोरीज़ हैं, जो लोकल लोग हैं है ना, उनके स्टोरीज से जो है पूरा डेकोरेट किया गया है, ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो इसका नाम है आई एम अडियार, अडियार इज़ मी कैंपेन। तो इसमें 40 कंपेनिंग स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स इन्होंने सेलेक्ट की हैं और उसका एक एग्जीबिशन टाइप बनाया अपनी ब्रांच में। Which of the following has designed and developed the crew module recovery models for upcoming गगनयान मिशन? निम्नलिखित में से किसने आगामी गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल को डिजाइन और विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी इसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ पार्टनरशिप की है फॉर अपकमिंग गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के लिए टाटा एलेक्सी ने क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल CMRM जिसे बोलते हैं, इसको डेवलप किया है। आप सभी जानते हैं इसरो का गगनयान प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से संबंधित है। और ये जो क्रू है ये 400 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में जो है जाएगा, 3 दिन का मिशन रहेगा, उसके बाद फिर इन्हें वापस भी आना है। Who has become the first woman from तमिलनाडु to scale माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? सही आंसर ऑप्शन बी है एन मुथमिस सेल्वी। देखिए तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड यूथ अफेयर्स उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने एन मुथमिस सेल्वी इनको फेलिसिटेट किया है, यानी कि इनको सम्मानित किया है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं तमिलनाडु से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और ये पूरा कारनामा करने के लिए इन्हें 56 दिन लगे हैं। माउंट एवरेस्ट आप सभी जानते हैं हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, 8848.86 मीटर हाइट पर है सी लेवल से, और नेपाल और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है। विच स्टेट वॉज रैंक्ड इन द टॉप इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट? स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार समग्र पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी तेलंगाना है। देखिए सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट यानी कि CSC एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इसके ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, हर साल रिलीज़ की जाती है। इसमें बताया गया है कि तेलंगाना ये ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के हिसाब से भारत में टॉप स्टेट है। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स। ये रिपोर्ट में जो है वेल्थ ऑफ स्टैटिस्टिक्स को आप स्टेट ऑफ क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम वेदर, हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, वेस्ट, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट की रैंकिंग की गई है। Which of the following released a report titled The Economy of a Billion Connected Indians? निम्नलिखित में से किसने द इकोनॉमी ऑफ द बिलियन कनेक्टेड इंडियंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? गूगल, टेनमर्सेक, ब्रेन एंड कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड इंडियंस। इसको गूगल और टीमासिक, ब्रेन एंड कंपनी इन तीनों के द्वारा रिलीज़ किया गया है और कहा है कि इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है ये आने वाले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी। बताया गया है कि जो इंडियन इंटरनेट इकोनॉमी है 175 बिलियन $, जो इसकी वैल्यू है फ़िलहाल कंजम्पशन है 2022 में, ये बढ़कर $1 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 में। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो फ़िलहाल जो 48% की दर से ग्रो हो रही है ये 62% की हो जाएगी 2030 तक। यानी कि जो इंडियन जो इंटरनेट इकोनॉमी है ना, इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो 48% से बढ़कर 62% हो जाएगा 2030 में। और जो इंटरनेट इकोनॉमी का शेयर है भारत की GDP में ये 4 से 5% से बढ़कर 12 से 13% हो जाएगा 2030 तक। Which of the following is the most expensive city for expats in India? निम्नलिखित से भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई है।
आपको जानना चाहिए, मर्सर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसमें बताया गया है कि मुंबई जो है भारत में एक्सपेट्स के लिए सबसे महंगा शहर है, प्रवासियों के लिए। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली भी है, बेंगलुरु भी है इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर। ये जो सर्वे किया गया है मर्सर्स के द्वारा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, इसमें 227 सिटीज़ को शामिल किया गया है 5 कॉन्टिनेंट से, यानी पूरे वर्ल्ड से। मर्सर्स 2023 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में ये बताया गया है कि मुंबई की जो रैंक है 147 है ग्लोबल रैंकिंग, फिर न्यू दिल्ली है 169 पर, फिर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे भी है। हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिक ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए इस साल, इस रिपोर्ट में बताया गया। याद रखिएगा, हांगकांग पहले नंबर पर है। जो लीस्ट एक्सपेंसिव लोकेशन है पूरे वर्ल्ड में, ये हवाना है, और पाकिस्तान की कराची और इस्लामाबाद है। ठीक है, ये क्या है, लीस्ट एक्सपेंसिव। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वेयर विल द बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बी सेटअप? तो जो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, इसके प्रीमाइसेस में इसको सेटअप किया जाएगा। हु इज़ द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? सर जेरेमी फरार। हु इज़ द जर्मन डिफेंस मिनिस्टर करंटली ऑन टूर इन इंडिया? बोरिस पिस्टोरियस। विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? इंडिया। Which institute started its annual week-long conference Week with Legends 2023? आंसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सूरीनाम? इन विच ईयर वॉज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली इनोग्रेटेड? जो अभी पार्लियामेंट हाउस एक तो नया बना है, अब तक जो चल रहा था वो रिटायर हो गया है, तो उसी की बात पूछ रहे हैं कि वो जो उसकी जो बिल्डिंग है वो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, ये कब इनोग्रेट की गई थी? ऑप्शन दे देता हूँ, 1925, 26, 27 या फिर 28, इन चारों में से एक आंसर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? गीतांजलि अय्यर पास्ड अवे इन दिल्ली। शी वॉज नोन फॉर लिविंग अ मार्क इन विच फील्ड? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट द स्कीम मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।